ठीक है। तो आज हमारा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी हम बात करेंगे एसएपी के बारे में। एसएपी होता क्या है, ठीक है, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, क्या पर्पस रहा बनाने का, इससे क्या फायदा है कंपनी को, और कितना कॉस्टली होता है, और इनमें हमारा फ्यूचर्स क्या है। ठीक है। अगर हम एसएपी की बात करेंगे तो एसएपी एक तरह का एप्लीकेशन है। सिंपल नॉर्मल सी बात है, ये क्या तरह का एप्लीकेशन है और किस टाइप का एप्लीकेशन है, ओनली फॉर अ बिजनेस पर्पस। यानी बिजनेस रिलेटेड जो भी वर्क होगा, यानी जो भी कंपनी बिजनेस रिलेटेड काम करती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सेल कंपनी हो, या वट एवर जो भी कंपनी हो, वो एसएपी उसके लिए एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है। बनाया क्यों गया और क्या काम है। सबसे पहले हम पहले बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम उसको सेल करते हैं, बाई करते हैं, या उसके रिलेटेड जो भी प्रोसेस करते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं, इस तरह का बिजनेस। चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बिजनेस हो, वो भी एक बिजनेस है। लॉ फॉर्म, वो भी एक तरह का बिजनेस है। चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, वो भी एक तरह का बिजनेस है। सो बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस उसका डेटा। ठीक है। अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, जब हमारा बिजनेस होता था, और आज के जमाने की बात करूंगा, आज के समय का बिजनेस, दोनों में फर्क है। किस टाइप का फर्क है, रिक्वायरमेंट का फर्क है। जैसा रिक्वायरमेंट उस तरह का इनोवेशन। पहले जो होता था हमारा बिजनेस, वो एक लोअर स्केल पे होता था। चाहे अगर आप मानो कि अगर एक पेन है, अगर 1,000 लोग उस पर खरीदते थे, आज उसी पेन को खरीदने के लिए 1 लाख लोग हैं। बट उस समय जो पेन आता था वो नॉर्मल सा आता था, सिर्फ लिखने का काम। आज उसी पेन को हम एक स्टाइलिश बनाते हैं कि दिखने में भी अच्छा हो, स्मूथ भी, यानी हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। क्या होता था कि उस समय भी अगर छोटे स्केल पे भी काम हो रहा है तो उसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते थे। तो एक्सेल यूज हो रहा था, आज भी एक्सेल यूज होता है। एक्सेल इज अ टू मोस्ट पावरफुल टूल इन इंडस्ट्री। चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, आज भी लोग एक्सेल पे काम करते हैं, और एक एक्सेल से आप छोटी कंपनी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको रिपोर्टिंग से लेकर आपको कैलकुलेशन, वट एवर जो भी आप काम करना चाहते हो, मैपिंग, सब कुछ कर सकते हो उसमें। फॉर्मूला क्रिएट करना, आप उसमें चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो, इजिली कर सकते हैं, जो कि वो सॉफ्टवेयर में भी होता है। बट हम सबसे पहले एक्सेल ही आया हमारे मार्केट में। फिर फाइनेंस को हैंडल करने के लिए टैली की जरूरत पड़ी, और टैली से भी ऊपर अब नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी इंडस्ट्री के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा सिस्टम चलता है। जैसे हम 10th 12th में पढ़ते थे कि हमारे जो न्यूटन्स लॉ है, अदर्स अदर्स भी ऐसे ऐसे लॉ है जो हम अपने थ्योरम्स में यूज करते, बट उस थ्योरम को हम उसी उसी लॉ का नाम देते थे। जैसे कि अगर मैंने न्यूटन्स लॉ के बेस पे कोई थ्योरम कंप्लीट किया, तो उसको कहते थे न्यूटन्स लॉ थ्योरी। करेक्ट। वैसे ही इस बिजनेस को भी रन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, एक थ्योरम आया, जिसको कहते हैं ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। करेक्ट। एंटरप्राइज आपने बहुत सारे बोर्ड पे देखा होगा लिखा हुआ, उसका मतलब होता है बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस करता है, उसको रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और रिसोर्स के लिए उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। और इस बिजनेस को रन करने के लिए जिन भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर। उसी के अंडर आता है हमारा एसएपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेस। यानी आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन तैयार किया गया, जो आपके प्रोडक्ट के डेटा को प्रोसेस करता हो। अब डेटा प्रोसेस का मतलब, प्रोडक्ट का डेटा प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे आप मॉल में जाते हो, कोई भी सामान का परचेज करते हो, और कैश काउंटर पे जाके आप उसको देते हो, वो क्या करता है, उस सामान को स्कैन करता है, आफ्टर देन आपको बिल को कैलकुलेट करके बताता है। क्या वो बिलिंग जो करने वाला बंदा है, उसको पता है कि इसका क्या कैलकुलेशन कितना होगा? नहीं पता होता है। उसको सिस्टम को पता होता है, और सिस्टम के अंदर जो भी डेटा को कॉन्फ़िगर किया जाता है कंसल्टेंट के थ्रू या डेवलपर के थ्रू, जो भी उसका पार्ट कह सकते हो। सबसे पहले उसको डेटा को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि इस टाइप का सामान है। अगर एक कंपनी कितने तरह का सामान बनाती है, उतने तरह, मतलब 10 तरह का सामान बनाती है, तो 10 मटेरियल को उसके अंदर फीड करेगी।
करेक्ट। अब उसके बेस पे, समय के बेस पे कितना उसका डिस्काउंट होगा, क्या प्राइस होगा, वो सारा कुछ पहले से कैलकुलेशन होता है। बस वो स्कैन करती है सिस्टम, उस स्कैन के थ्रू जो आईडी जनरेट होता है उस आईडी को वो कैप्चर करता है और देन कैलकुलेशन करके आपको शो करता है। तो इस सारे प्रोसेस को ही डेटा का प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेस। ठीक है। तो आपको इस छोटे से फुल फॉर्म से पता चला होगा कि एक तरह का एप्लीकेशन है जो सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है। किस टाइप का डेटा? प्रोडक्ट के डेटा का। क्योंकि ये बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको ईआरपी बिजनेस भी कहते हैं सॉफ्टवेयर, इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं, सूट भी कहते हैं, डेवलप भी कहते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। इसको बनाया गया था 1972 में, आईबीएम के 5 एम्प्लॉय ने मिलकर इसको बनाया था। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च होता है उसका बेसिक वर्जन ही लॉन्च होता है, यानी फर्स्ट वर्जन। वो भी किस बेस पे होता है? मार्केट को देख के ही होता है। जब हमारे पास एक फोन लॉन्च हुआ था उस समय कैसा फोन था? कीपैड जैसा फोन था पहले, एक वायरलेस फोन था। फिर जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ, कीपैड फोन आया, और आज के समय में हमारा जो फोन है एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन कहते हैं। दोनों के बीच का रिक्वायरमेंट का फर्क बहुत ज्यादा है। काम वही करता है, कॉलिंग, कम्युनिकेशन, दैट्स इट। हमारा फोन का काम क्या है? सिर्फ कम्युनिकेशन करना। बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। जब हम कीपैड का फोन यूज करते थे तो हमारे रिक्वायरमेंट ओनली फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा को सेव करके रखना, जो भी हमारे कॉल डिटेल है, दैट्स इट, एंड छोटा सा मैसेज टाइप, वो कम्युनिकेशन बेस होता है। आज के समय में हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस हो जो आपके एंटरटेनमेंट को हैंडल करे, कम्युनिकेशन को हैंडल करे, बैंकिंग को हैंडल करे, बिजनेस को हैंडल करे, और अलग अलग तरह के आपके फोटो शूट को भी हैंडल करे। वो कौन करता है? हमारा एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन या एंड्रॉइड, जो भी जिस स्मार्टफोन फोन, चाहे एंड्रॉइड, एप्पल्स, जो भी आप यूज करते हो, वट। ठीक है। तो इसी को देख के अगर हम बात करेंगे एससीपी की, तो 1972 में जो पहला वर्जन आया था उसको कहते हैं R1, एससीपी R1। आर का मतलब होता है रियल टाइम डेटा प्रोसेस। जो रियली में, जो हम जैसे मॉल में गए तो रियली टाइम हमारे डेटा का जो प्रोसेस हो रहा है। वन का मतलब होता है वन टायर आर्किटेक्चर। आपने आर्किटेक्ट का नाम सुना होगा, सिविल आर्किटेक्ट। वो क्या करते हैं? वो डिजाइन बनाते हैं, चाहे मकान का डिजाइन हो, या आपकी कोई जमीन का डिजाइन हो, बट जो भी उनको होता है वो डिजाइन बना के आपको शेयर करते हैं। वैसे ही सिस्टम के अंदर भी आर्किटेक्ट क्या काम करता है? एक डिजाइन बना के देता है, स्ट्रक्चर बना के देता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर? यानी R1 कहता है कि हम हमारे ये इस टाइप, वन सिस्टम में बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन प्लस एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस, ये तीनों वर्क करता है एक जगह। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंटेशन का मतलब आपके सिस्टम को डिस्प्ले दिखाना, डेटा को शो करना, वो भी किसी एक ग्राफिक्स के थ्रू। जैसा आपका कोई एंड्रॉइड फोन जो काम करता है वो किसी न किसी ग्राफिक्स के थ्रू ही काम करता है। वैसे ही प्रेजेंटेशन में, एसएपी में भी एक ग्राफिक यूज होता है जिसको कहते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूनिट। उसी के थ्रू आप कोई भी डेटा को देखते हो, अपना प्रोसेस करते हो। GU, G for gun, U for umbrella, I for import। देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक तरह एप्लीकेशन कोड के थ्रू लिखा होता है जिसके अंदर आप अपने डेटा को प्रोसेस करते हो। और डेटाबेस, डेटाबेस मतलब डेटा में डेटा को स्टोर करके रखना, एसएपी के थ्रू। ठीक है। ये तीनों काम हमारे वन टायर आर्किटेक्ट में होता था। लेकिन इसलिए होता था क्योंकि वो इनिशियल फेज था कम, क्योंकि वहां उस समय का बिजनेस बहुत कम स्केल पे होता था, डेटा का स्केल कम होता था। कुछ समय तक इसको यूज करने के बाद हमें इसमें एक डिफॉल्ट नजर आया। क्या? हम अपने डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। उस समय रिक्वायरमेंट आया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करना। तो उसको सॉल्व करने के लिए 1979 में 2R2 लेकर R2 लॉन्च हुआ, जिसमें दो सिस्टम बनाए गए। प्रेजेंटेशन को अलग रखा गया और एप्लीकेशन और डेटाबेस को अदर सिस्टम में। तो ये डेटा को ट्रांसफर करने का इशू, क्योंकि दो सिस्टम मेरे पास है, यानी हमारा एप्लीकेशन और डेटा एक अलग जगह पे सेव हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसी को हम डेटा को ट्रांसफर एक अलग जगह दिखा रहे हैं, हमें शो करवा रहे हैं। So sir, were it limited to only those two devices or many devices? No, only for two devices. ठीक है। इसको भी कुछ समय यूज करने के बाद वी आर फेसिंग सम अनदर इश्यूज टू कनेक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी इसको एक्सेस करने का इशू है। मेन एक्सेस का इशू क्या है? जैसे आप वाईफाई यूज करते हो,
सो उसका कुछ कवरेज होता है, जब तक आप उस कवरेज में हो तब तक आप उसको एक्सेस करते हो, अदरवाइज जैसे ही उस कवरेज से बाहर आते हो अपने सिस्टम आउट ऑफ डिस्कनेक्ट होता है। वैसे ही इसका जो सर्वर था, मान लीजिए किसी थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे सेटअप है, तो उसी जगह पे ये उसका एक्सेस कर सकता है जहां तक उसका कवरेज है। उसके बाद ये एसएपी हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। ये R2 का इशू था। इसी को देखते हुए R3 लॉन्च हुआ। R3 में क्या था, 3 सिस्टम बनाए गए, इन तीनों सिस्टम को अलग अलग सिस्टम में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। इससे हमारा सिस्टम भी एडवांस हो गया। इसी तरह हर जैसे जैसे डे बाय डे ना चीजें चेंजेस आई, हमें फेस हुआ, उसको देखते हुए आज S/4HANA यूज हो रहा था। इससे पहले एक वर्जन चल रहा है ECC, अब वो बंद होने की कगार पे है। अब वो सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं S/4HANA। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ECC है थर्ड पार्टी डेटाबेस हैंडलर, इन द सेंस अगर आप ये कहते हो जैसे कि अगर आपके घर में अगर पापा ने आपको डायरेक्टली कोई काम कहा, उसी काम को आपकी मदर के थ्रू बोला गया, सबसे पहले कौन काम कंप्लीट होगा? जो आपके डायरेक्टली बोला गया। क्योंकि सेकंड वाले में क्या है, पहले आप वो काम करोगे, फिर अपनी मदर को बोलोगे, फिर मदर आपके पापा को, तो क्या होगा, थोड़ा ओवरलोड होगा, टेक टाइम, करेक्ट। लेकिन एज फॉर हाना लेकिन जो हम ईसीसी की बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी डेटाबेस हैंडलर, जो ओरेकल उसको हैंडल करता है, जो आपने सुना होगा ओरेकल का नाम। तो ओरेकल एक डेटाबेस हैंडलर है जो अलग 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 लैंग्वेज के थ्रू उसको डेटा को हैंडल करता है। बट एसएपी एक क्लाउड बेस है, जो आप अभी फोन यूज कर रहे हो वो भी क्लाउड है। क्लाउड एक खुद डेटाबेस हैंडलर है, तो वो उससे फास्ट हुआ। और रहा चेंजेस की बात, जैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज होता है उसके वर्किंग कल्चर में भी चेंजेस आते हैं। जैसे आप एंड्रॉइड फोन है, मंथली या 6 मंथ या 2 मंथ में जो डेटा अपडेट होता है, तो आपके देखते होंगे फ्रेम में चेंज हुआ, वर्किंग थोड़ा प्रोसेस ज्यादा हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो वैसे ही दोनों में उसके एप्लीकेशन में भी चेंजेस आए। R1 जो था इस तरह से हमें दिखता था एज अ कमांड प्रॉम्प्ट। आज भी आप लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट देखते हो। सो एज अ कमांड प्रॉम्प्ट वाज फॉर अ वन सिस्टम। जिस सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है उसी सिस्टम के लिए वो काम करता है। दूसरे सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट दूसरे सिस्टम के लिए काम करता है, आप समझिए। ये है फ्रेमवर्क। R2 एक फ्रेमवर्क की तरह दिखता है। जैसे आप बचपन में प्ले स्टेशन के थ्रू वीडियो गेम खेलते थे, जैसे मारियो, कॉन्ट्रा, ऐसे टाइप के, तो क्या था, हमारे पास एक प्ले स्टेशन था, यानी एक अलग एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। और उसको हम कनेक्ट करते थे टीवी में, यानी जिस टीवी में हम कनेक्ट करेंगे उसी टीवी में वो चल सकता था। तो आप समझ गए कवरेज का, कनेक्शन का क्या इशू था, ठीक है। तो दो सिस्टम कैसे काम किए, एक सिस्टम में हमारा डेटा और एप्लीकेशन काम किया, एक सिस्टम में हम देख रहे हैं, तो दोनों में डेटा ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और लेकिन कवरेज का एक्सेसिबिलिटी का इशू क्या है, जहां जिस सिस्टम को हम जिस प्ले उस प्लेस स्टेशन को जहां हम कनेक्ट करते थे वहीं चल सकता था। तो ये थी कनेक्टिविटी का इशू। अब जैसे ही हमारे पास एज ए एप्लीकेशन ये लॉन्च हुआ R3, जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में आज भी आप अपने गेम को डाउनलोड करते हो, अब जैसे ही चालू करते हो वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट होता है पहले, यानी सर्वर कहीं और सेटअप है, उसका डेटा कहीं और सेटअप है, तो खेल कहीं और है। तो ये थ्री सिस्टम आप समझ के कैसे काम करता है। इन सारी इंडस्ट्री में आज एसएपी को यूज हो रहा है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए भी जिन भी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, उन सारी इंडस्ट्री को हमें आज एसएपी यूज हो रहा है। तो हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा है। एसएपी का फ्यूचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है अदर मोड, क्योंकि इसमें काम करना इजी होता है, सीखना इजी होता है, और इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। दो टाइप के देखो, जो आप ये घेरे में जो देख रहे हो ना, ये अलग अलग किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। चाहे फाइनेंस हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। इन द सेंस अगर हम बात करेंगे एससीपी में 200 प्लस मॉड्यूल्स हैं। अगर आप एस ए पी फीको सीखने आ रहे हो, एक अलग मॉड्यूल है, एस ए पी एम एम अलग मॉड्यूल है, एस ए पी एस डी अलग मॉड्यूल है, एस ए पी वैप अलग मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। क्यों? अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली हमारे एसएपी में दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, एक टेक्निकल मॉड्यूल होता है, एक होता है फंक्शनल मॉड्यूल। यानी फंक्शनल कंसल्टेंट और टेक्निकल कंसल्टेंट कहलाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फंक्शनल कंसल्टेंट कौन होता है? फंक्शनल कंसल्टेंट वो जो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है,
और उनके थ्रू दिए गए रिक्वायरमेंट को समझकर अपने सिस्टम को डेटा को पहले कॉन्फ़िगर करता है। फंक्शनल कंसल्टेंट ही कॉन्फ़िगर करते हैं डेटा में। और जब डेटा कॉन्फ़िगर होता है तो नया एप्लीकेशन तैयार करवाना होता है, एसएपी में नई चीजें एप्लीकेशन करनी होती, तो डेवलपर को बोलते हैं यानी टेक्निकल कंसल्टेंट को। उनको रिक्वायरमेंट को समझाते हैं, लॉजिक शेयर करते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब डेवलपर उसको बनाकर फिर फंक्शनल को ट्रांसफर करता है, फंक्शनल उसकी टेस्टिंग करता है, देन उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन या गो लाइव। ठीक है। एसएपी सिस्टम तीन स्केल पे काम करता है, एक होता है डेवलपिंग सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम एंड प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है। पहले पहले हम प्रोडक्ट को बनाते हैं यानी डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन आफ्टर देन उसके प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। प्रोडक्शन मतलब गो लाइव यानी क्लाइंट के पास चला जाना। दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं एसएपी के अंदर। पहला प्रोजेक्ट होता है एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा प्रोजेक्ट होता है एसएपी सपोर्ट फंक्शन। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी में एसएपी सेटअप नहीं है, तो उसको सेटअप करवाने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है जो इसको सेटअप करती है, मल्टीपल्स कंपनी उनसे कोऑर्डिनेट करती है जिनसे वो काम करवाना चाहती है। पहले फेज में क्या होता है, दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने कंसल्टेंट यूज होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बेस पे होता है डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है अगर बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट या डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे फंक्शनल कंसल्टेंट और टेक्निकल मिलकर इसको बनाते हैं। जब ये बन जाता है फिर फंक्शनल इसकी टेस्टिंग करते हैं, और जब ये टेस्ट होता है फाइनली इसके बाद गो लाइव होता है, यानी क्लाइंट के पास हैंड ओवर होता है उस सिस्टम को। क्लाइंट उसको यूज करता है, अगर कोई इशू आया तो दोबारा फंक्शनल को और फिर टेक्निकल को भेजा जाता है, अगर नया रिक्वायरमेंट आया दोबारा फिर भेजा, इसको कंटिन्यूअस वो चलता रहता है, जिसको कहते हैं एक्टिव मेथोलॉजी। अगर कोई कंपनी एसएपी सेटअप करवाती है वन टाइम में, उसको लाइफ टाइम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दो टाइप के जॉब होते हैं, एक होते हैं कंसल्टेंट बेस्ड जॉब जो आप सीखने आए हो, आप सीखोगे। एक होता है एंड यूजर बेस्ड जॉब। एंड यूजर बेस्ड जो क्लाइंट के पास जो सॉफ्टवेयर दिया जाता है यानी एप्लीकेशन जो उसको यूज करते हैं एम्प्लॉय उनके, उसी को एंड यूजर कहते हैं। जैसे मॉल में जो आप बिलिंग कटवाने जाते हो तो जो सॉफ्टवेयर का वो जो काउंटर में बंदा जो बिल काटता है, बिल चेक करता है या भी करता है तो एप्लीकेशन के थ्रू करता है, उस एप्लीकेशन को उसको उसका एंड यूजर कहलाता है। ठीक है। हाँ, जैसे आप अपने फोन में जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आप उसके एंड यूजर कहलाओगे। ठीक है। जो इसको बनाते हैं। ठीक है। मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा, इस टाइप का एक लोगो होता है, इस टाइप से इनको मुझे ओपन करना होता है ईमेल आईडी, मतलब इसके यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। ये इसका डैशबोर्ड है। समवन यूजर, एक मिनट हम दूसरा ओपन कर लेते हैं, कोई और यूज कर रहा है। एक मिनट। एक टाइम पे इस सर्वर को वही एक ही बंदा यूज करता है, ये प्रैक्टिस सर्वर की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर, ये होता है डैशबोर्ड। अब यहाँ आप जो सर्च बार देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने पोर्टल को ओपन करते हैं इसके अंदर, यानी स्टैंडर्ड्स पोर्टल, जैसे मटेरियल बनाना, परचेज ऑर्डर बनाना, तो अलग अलग टी, तो उसके लिए कुछ टी कोड से, यानी ट्रांजेक्शन कोड, यूनिक कोड होता है। जैसे आप गूगल पे कोई भी कंपनी या किसी चीज को सर्च करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे किसी भी चीजों को पोर्टल ओपन करने के लिए उनका डिस्क्रिप्शन ना लिखकर उसका टेक्निकल कोड बना है। मुझे एक मास्टर डेटा चेक करना है, तो हम क्या, SE16N एक टी कोड है जिसके अंदर जाते हैं, कुछ टेबल्स बने हैं जिसके अंदर डेटा सेव होता है, जैसे मुझे कस्टमर के डेटा सेव चेक करना है, इस टाइप के उनके टेबल्स के नाम बने होते हैं, तो जिसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सेल की तरह हमारे पास डेटा शो करेगा, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। इसी तरह अगर मुझे मुझे अगर मटेरियल बनाना है या मटेरियल बना हुआ देखना है, तो हम इस तरह का टी कोड्स यूज करते हैं, और किसी मटेरियल को चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो इसमें नहीं होगा मे बी। कुछ भी बनाना हो, जैसे पीओ बनाना है, ME21N परचेज बनाने के लिए यहाँ बनाते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोर्टल का यूज होता है, उसको हम सीखते हैं कैसे करना है, इसके अंदर जो डेटा आएगा उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, पहले हमें पहले सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना सिखाएंगे, कंपनी क्या होता है, ब्रांचेस उसके क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट कितने हैं कंपनी में, कहाँ स्टोर किया जाता है, वो सारी चीजें पहला फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होता है कंपनी, कितने मटेरियल बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या यूएसपी है, उन सभी चीजों को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसे हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कहते हैं। सर फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम उसके मास्टर डेटा को हम पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, चाहे वेंडर बेस हो या कस्टमर बेस हो। फिर उनके प्राइसिंग प्रोसीजर, यानी कितना प्राइस लगेगा, ग्रॉस वैल्यू कितना, ग्रॉस वैल्यू पे काम होगा या नेट वैल्यू पे कितना डिस्काउंट भी रहेगा कि नहीं, उनके प्राइसिंग को हम सेटअप करते हैं, प्राइसिंग क्राइटेरिया को। प्राइस जो थर्ड में है परचेज डॉक्यूमेंट, यानी हम प्राइसिंग के साथ साथ हम परचेज, यानी किससे हमें जैसे मटेरियल खरीदना है, किससे किसको बेचना है, क्या उसको हमें कहते हैं कि इन्फो रिकॉर्ड इन द सेंस, जैसे कि आप किसी भी जगह पे सामान खरीदने जाते हो तो चार दुकानों में देखते हो तभी तो एक जगह खरीदते हो, तो उसका पहले आप लिस्ट बनाते हो किन से लेना, वैसे ही इसमें बनाया जाएगा, परचेज रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई सामान खरीदने आएगा तो पहले आप लिस्ट बनवाओगे, ये खरीदना है, तभी तो परचेज, उसको पीआर बनाते हैं, फिर पीओ बनाते हैं, परचेज ऑर्डर, देन उसकी बिलिंग होते हैं, इनवॉइस रेडी होता है, ठीक है। इन्वेंट्री, गुड रिसिप्ट, उसके बाद टैक्स को कॉन्फ़िगर करना, उसके अंदर सिखा देंगे कि कैसे टैक्स होगा कॉन्फ़िगर, ठीक है। उसके बाद आपका होगा लॉजिस्टिक का वेरिफिकेशन, लॉजिस्टिक कैसे काम करेगा, उसका एंट्री अगर हुआ गलत तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट है, जिसमें जैसे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, अगर एफआई पढ़ रहे हैं तो एफआई एमएम के साथ भी कनेक्ट करेगा, मटेरियल के साथ एसडी, तो उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, बस इतना। तो ये आपका सिलेबस है। अब आपको कुछ पूछना